थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार से अभी भागना क्या सही होगा या फिर बाजार से भागने का क्या ये सही समय है? आज स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। मतलब कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है। गिरावट इतना ज़्यादा है कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कुछ दिनों से मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, भाई डेली गिर रहा है, कब कब इन्वेस्ट करें ना, थोड़ा ही पैसा बचा है। लेकिन आज इतना गिरावट आया है कि आज इन्वेस्टमेंट करना तो बनता था और आज मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है। मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो है 3% से भी ज़्यादा गिरा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का भारी गिरावट आज आया है। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है और मैं इस तरह के भारी गिरावट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज कर रहा हूँ और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के मार्केट कंडीशन में पड़े रहना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के मार्केट कंडीशन में भाग जाना चाहिए। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उससे एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने बोला है उसको कवर करूँगा। तो इंडियन मार्केट का तो आज हालात बहुत ख़राब है, देख सकते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बहुत ज़्यादा गिरावट। और सेक्टर और थीम में भी ऑफ कोर्स आपको कोई राहत देखने को नहीं मिलेगा। ऑटो, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक, फार्मा उधर थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, ये भी गिर गया। कंजम्पशन मेटल तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया, ऑलमोस्ट 5% के आसपास दिख रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट आया ओवरऑल मार्केट्स में। और वर्ल्ड देख लेते हैं तो यूएस मार्केट भी कल बुरी तरह से गिरा था, यहाँ देख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट के भी हालात ख़राब हैं, एशियन मार्केट्स के भी हालात ख़राब हैं। और इंटरेस्टिंग देखिए, बॉन्ड्स यूएस का 10 ईयर 4.2728 के आसपास चल रहा है, मतलब 4% से नीचे था, कितना तेज़ी से ऊपर गया है। यही मैं बोल रहा हूँ ना, डोनाल्ड ट्रंप को इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए गोल्ड सिल्वर, देखिए वहाँ भी थोड़ा गिरावट आया है। गोल्ड सिल्वर क्यों गिर रहा है उसके लिए आपको ऑफ कोर्स एक तो देखना पड़ेगा कि भाई यूएस डॉलर कहाँ है। तो 100 क्रॉस कर चुका डॉलर इंडेक्स, मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये तो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यहाँ से और ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम बढ़ा तो और तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे यूएस डॉलर को रिलेटिवली सेफ माना जाता है, इसीलिए उसका डिमांड बढ़ जाता है, इसीलिए ऊपर जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स आपको क्रूड ऑयल देखना होता है। ब्रेंट क्रूड 100 से ऊपर चल रहा है, 101, 102 के रेंज में चल रहा है। तो ऑफ कोर्स मार्केट के लिए तो ये बहुत बड़ा निगेटिव है, इसीलिए कंप्लीट ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। देखिए अभी हो क्या रहा है ना कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर आए हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई रिवेंज लिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम लीडर की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो आप समझ सकते हैं ना कि मार्केट को तो भाई अब भरोसा हो गया कि आने वाले कुछ समय तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शायद ही कुछ सामान आ जाए या फिर चला जाए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड है, देखिए कब तक चलता है ना। क्रूड ऑयल, गैस, और यहाँ पे देखिए ईरान का स्ट्रैटेजी क्या है। एक तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, क्योंकि उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते अकेले वो यूएस इजराइल का सामना कर नहीं सकते हैं। ईरान के लिए पॉसिबल है नहीं, ईरान के हेल्प के लिए कोई भी कंट्री सामने नहीं आ रहा है, अकेला है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उसके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए, तभी तो पूरे वर्ल्ड को उससे प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद पूरा वर्ल्ड एक तरह से यूएस और इजराइल पे थोड़ा प्रेशर बनाएगा कि भाई बंद करो, बहुत जगह प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगा ऑफ कोर्स ये प्रेशर आएगा कि बंद किया जाए। और साथ साथ ईरान और क्या कर रहा है कि जो भी नियर बाई मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, जहाँ से यूएस उस पर अटैक कर रहा है, सभी जगह अच्छा खासा अटैक चल रहा है ना, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, गैस के इंस्टॉलेशंस पे, या रिफाइनरीज जो है वहाँ पे हो रहा है, पोर्ट्स पे हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे हो रहा है। इवन अब तो रिस्क ये है कि वहाँ पे जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है ना, जो कि सॉल्ट वाटर, जो सी वाटर, वहाँ तो ज़्यादातर सी वाटर है ना, तो उसको क्लीन करके पीने लायक फ्रेश वाटर बनाया जाता है उससे। अगर उस पर अटैक हुआ तब तो पीने का पानी भी दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत कुछ चल रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं ना आज मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट है। यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कुछ कंट्रीज़ को फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे रसिया हो गया ना, तो रसिया को तो एक तरह से देखें तो फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्यों हो रहा है कि यूएस पूरा का पूरा ध्यान अब ईरान पे लगा चुका है। जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन है सब ईरान के लिए जा रहा है, तो यूक्रेन के लिए कुछ है नहीं फ़िलहाल।
और यूरोप अलग परेशान है। तो दोनों का जो हेल्प, क्योंकि उन्हीं के हेल्प से ना यूक्रेन टिका हुआ था रसिया के सामने। अब उसके सामने बहुत कम ऑप्शंस बच गए हैं, और साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जा रहे हैं तो उससे भी रसिया को फ़ायदा हो रहा है। अब तो यूएस खुलेआम बोला है कि नहीं भाई, इंडिया को मैं नहीं रोकूंगा रसिया से ऑयल खरीदने के लिए, तो इंडिया भी खरीदेगा। और प्लस चाइना का जो ईरान से आता था उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। तो जो चाइना है और ज़्यादा तेल खरीदेगा रसिया से, तो रसिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। लेकिन बाकी सभी के लिए निगेटिव है। ईरान के लिए तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा निगेटिव है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी को हो रहा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात सही है कि उनके यहाँ क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से फ़ायदा है। लेकिन ये भी देखना है कि भाई एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन उनका ऊपर जाएगा, रेट कट के चांसेस कम हो जाएंगे, पूरे इकनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए तो उनका 10 ईयर जीसेक मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, देखिए तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगा वो तो ठीक है भाई, अब यहाँ से ऊपर ना चला जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इक्विटी मार्केट का भाषा समझ में आता है, डेट मार्केट उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनको बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट अच्छी तरह से समझ में आता है। तो होपफुली वो समझाएंगे कि यूएस में चल क्या रहा है। और अब एनी हाउ उनका स्टॉक मार्केट भी अब गिरना शुरू कर दिया है ना, पहले कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब तो वो भी बुरी तरह से गिर रहा है। कल तो बुरी तरह से गिरा, आज भी लग रहा है कि गिरावट आएगा। तो उनको भी ये सब चीज़ समझ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप आते ही टैरिफ का पहले उन्होंने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किया, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम, और टैरिफ को जब बंद किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये नया प्रॉब्लम कर दिया। मतलब पूरे दुनिया में वो प्रॉब्लम फैला रहे हैं। लेट्स सी कब तक चलता है, लेकिन हाँ लंबे समय तक चला तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। इस बार का इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है, तो इंडिया का देखिए भाई, क्रूड ऑयल और गैस उस रास्ते से बहुत ज़्यादा आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो पूरा बंद हो गया, तो ऑफ कोर्स इंडिया को तो प्रॉब्लम होगा ही ना। तो ये बाहर से लाया जा रहा है, तो बाहर से बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मिडिल ईस्ट से तुरंत आ जाता था, ठीक है। और प्लस पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना, सब कुछ महंगा हो गया, तो इस मामले में इंडिया को प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, इंडिया के पास पैसा है, तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा। हम बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ तो पैसा भी नहीं है मंगाने का, ठीक है। तो वैसा स्थिति नहीं है, मंगा लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये महीनों तक चला ना, तब तो प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितनी जल्दी बंद हो जाए अच्छा। चाइना देखिए वही है कि क्रूड ऑयल वो भी ईरान से लेता था, लेकिन ठीक है भाई, ईरान बंद हो गया तो रसिया से और ज़्यादा मंगा लेगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि चाइना का जो बिज़नेस है ना, वो एक्सपोर्ट है, उनका पूरा इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, फर्टिलाइज़र में प्रॉब्लम आएगा, तो फूड में प्रॉब्लम आएगा, पूरा वैल्यू चेन है ना, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। पूरे वर्ल्ड का जीडीपी बुरी तरह से हिट होने लगेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगा, तो ऑफकोर्स चाइना एक्सपोर्ट कहाँ करेगा, पूरे वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसा सभी जगह कम होने लगेगा, जीडीपी घटने लगेगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो उनका एक्सपोर्ट जो करेंगे कौन करेगा, इंपोर्ट करेगा कौन उनका सामान, तो चाइना में प्रॉब्लम आ जाएगा इसके कारण। यूरोप अगेन गैस का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाए, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, सारे इकनॉमीज़ में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अगर ये लंबा चला तो ठीक है, जल्दी ख़त्म हो गया तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर मोस्टली एवरेज आउट करके मूव ऑन करेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा अगर हुआ तब तो प्रॉब्लम बनेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि सबको पता है किससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ समय तक तो सब झेल रहे हैं, सही बात है, लेकिन एक लिमिट है, उसके बाद लोग इसको नहीं झेलेंगे। पूरी कंट्रीज़ मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही करेंगे। नवंबर का इलेक्शन तो उनको भूल जाना चाहिए कि उनको कुछ भी सीट भी मिलने जा रहा है, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी हो रहा है हमारे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में जो है वो उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। वो किसी को नहीं पता कि क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता नहीं है, इसराइल को भी पता नहीं, ईरान को भी पता नहीं एग्जैक्टली होगा क्या, क्योंकि किसी के हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है कि क्या होगा। तो जो अपने कंट्रोल में हम तो वही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि भाई इतना मार्केट गिर रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करूँगा, आगे थोड़ा बहुत पैसा बचा और इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ ना, वो एक्स्ट्रा पैसा होता है। जैसे भाई मेरा कुछ इनकम है, सबका इनकम होता है, तो इनकम में कुछ पैसा ऐसा होता है ना, इनकम का कुछ पार्ट 10%, 20%, ठीक है, कि भाई इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, 5-10 साल के लिए हम इसको अलग भी रख देंगे तो मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ वही पैसा मैं इक्विटी मार्केट पे लगाता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा मिला वो पूरा लगा दिया, घर चलाने का भी पैसा नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो एक्स्ट्रा जो पैसा है थोड़ा बहुत कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे,
सिर्फ वही पैसा लगाता हूँ। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। डालकर छोड़ दिया भाई, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे मतलब डे टू डे लाइफ पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर उसे लगाता हूँ। और इमरजेंसी के लिए पूरा प्लानिंग करके रखा ना, टर्म प्लान है, हेल्थ सफिशिएंट हेल्थ कवर है, इमरजेंसी थोड़ा बहुत फंड है कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ से काम चला लूँगा, तो पूरा सेट है। और किसी तरह का कोई लोन नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे ऊपर कोई उस तरह का लोन वाला लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ उस मामले में। तो ये सब मुझे कॉन्फिडेंस देता है। ऑफकोर्स मुझे मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया भी है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तो मुझे, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहा हूँ ना, 2008, ठीक है, मैंने 2008 से ही अपना जॉब स्टार्ट किया है उस समय आपको पता है क्या हुआ था स्टॉक मार्केट में। तो उस समय से मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सही बात है, प्रॉब्लम आता है, फिर वापस मार्केट आता है, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर मार्केट वापस आता है। ओवरऑल एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। फ्यूचर देखना होगा, फ्यूचर किसी को नहीं पता क्या होगा, तो फ्यूचर देखना है क्या होता है। लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यही रहा है, और वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ जाएगा आने वाले महीनों में। ये एग्जैक्टली कब होगा, नोबडी नोज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑलरेडी मैंने तो बताया आज भी 3% से ज़्यादा गिरा है, उससे पहले भी गिर रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा टॉलरेंस ये है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग है, मेरा भी कुछ टॉलरेंस है। यहाँ से अगर 10-20% और भी, मैं ये नहीं बोला हूँ कि गिर जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ अपना स्टेट ऑफ माइंड आपको एक्सप्लेन करने का कि मेरा जो मेंटल कंडीशनिंग है वो कैसा है, ठीक, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से मान लीजिए किसी प्रॉब्लम के कारण अगर 10-20% और गिर जाए तो मैं उसे टॉलरेट कर लूँगा। लेकिन हाँ, 20% से ज़्यादा अगर गिरने लगे यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, तो वहाँ मुझे सोचना होगा कि मैं क्या करूँ, ठीक है, ये बात क्लियर है। मेरा भी एक लिमिट है, तो 10-20% यस मैं अभी हंसते हंसते झेल लूँगा। उसके बाद मुझे सोचना होगा कि क्या होगा। इसके बाद 1.5 साल तक ऑलमोस्ट रिटर्न नहीं आया, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से 1-1.5 साल और भी अगर रिटर्न नहीं आया तो उसे भी मैं हंसते हंसते झेल लूँगा। लेकिन हाँ, अगर 3-4 साल तक रिटर्न नहीं आया तो वो फिर मुझे देखना होगा कि क्या करना है। वहाँ से फिर मैं थोड़ा वरीड होना शुरू होगा कि नहीं भाई, 3-4, क्योंकि 3 साल बहुत लंबा समय होता है, ठीक है, 1-2 साल चलता है, लेकिन 3-4 साल का पीरियड अगर आने लगेगा बिना कोई रिटर्न के, तो वहाँ पे ऑफकोर्स मैं कॉल लूँगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है भाई, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, मार्केट की तरह रिटर्न। मार्केट गिरेगा तो वो भी गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। वहाँ एक फंड मैनेजर है जो कि मैनेज करेगा, ठीक। सिंपल है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। बेस्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मेरा भी इन्वेस्टमेंट है ऑफकोर्स, तो वहाँ तो मुझे कोई कंसर्न है नहीं भाई, पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, उसको मैं टच नहीं करता हूँ। SIP थोड़ा बहुत चल रहा है, उसे चलते रहना है। स्टॉक्स देखा जाए तो मैंने कई बार बताया कि भाई मैंने अपना 25% का लिमिट रखा है, क्योंकि किसी भी कीमत पे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा जो कैपिटल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो। क्योंकि एक बार आपका कैपिटल ही पता चला कि 70-80% उड़ गया तो वापस आने में कई साल लग जाएंगे, आप पता नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस मेरे कैपिटल पे ना हो, इसीलिए मैंने 25% का कट ऑफ रखा है। 10-20% पे सही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 25% क्रॉस जब करने लगता है तो वहाँ पे मैं सीरियसली देखता हूँ कि भाई करना क्या है, ठीक है। वहाँ पे कॉल लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि 50-60% उड़ गया और बैठा हूँ आराम से, जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपका पैसा है, आप ऑफकोर्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ भाई। 25% से ऊपर होते ही कॉल लेता हूँ कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि 50-60-70% गिरा हुआ है आराम से चलो, बिल्कुल ऐसी गलती मैं नहीं करता हूँ। कैपिटल बचाना है, 70-80% कैपिटल उड़ जाएगा तो वापस पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और आने में कितना साल लग जाएगा, ठीक है। कई बार आप लोग लिखते हैं इस तरह क्वेश्चन ना कि ब्रोकर का कुछ कॉल आया, आपने इन्वेस्ट किया, 70-80% डाउन है, क्या करूँ। अरे ऐसी गलती क्यों करें। ब्रोकर किस लिए है, ब्रोकर है, आप बाय एंड सेल वहाँ पे करते हैं उसके अकाउंट से, ठीक है। अगर वो कोई कॉल दे रहा है, उसका काम है, कॉल बिजनेस है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन भाई अगर वो कुछ कॉल दे रहा है बाय एंड सेल का, तो आपको खुद का दिमाग लगाना है ना, आपका पैसा है, उसका पैसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे ब्रोकर का कोई भी ब्रोकर हो, सब से भी रजिस्टर्ड है, तो वो तो दिक्कत नहीं है, किसी के साथ करें आप, लेकिन वो बाय एंड सेल उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें आप, ठीक है। अगर वो कॉल दे रहा है तो आप खुद से भी तो दिमाग लगाएंगे ना भाई।
कि आपको करना है नहीं करना, क्या पूरी तरह से वो जो बोल रहा है वही करेंगे, तब तो आप फंस जाएंगे ना। बार बार मैंने बताया, कोई भी वो रहे, ठीक है, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। अब जो करें, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, जो करना है, बस मेरा ये बोलना है कि भाई नॉलेज अच्छा रखें, जो करना चाहे करें, आपका हार्ड अर्न मनी, लेकिन सोच समझ कर करें और अच्छा नॉलेज लेकर करें, बिना सोचे समझे किसी का सुनकर बिल्कुल ना करें, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसलिए मैं तो नाम ही नहीं लेता हूँ ना, क्योंकि मेरा यही मानना है कि मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरा क्यों सुनेंगे, आपका पैसा है, आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग है, आप खुद सोचिए। मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप ही को पता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, अगर आपको हेडेक नहीं लेना है मार्केट का आइडिया ने, सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड, ठीक है, और कोई नहीं, डाइवर्सिफाइड, और बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं पता है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले ले, और उसके बाद सेकंड फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड ले ले, और फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो, मिड कैप स्मॉल कैप कम हो, ये ध्यान रखें। और ये जो टीवी डिबेट ये सब फालतू चलता है ना, इसको अगर आप अवॉइड करें तो अच्छा है, ठीक है। जैसे टीवी डिबेट ना, पॉलिटिशियंस आएंगे, देखिए अगर कोई रूलिंग पॉलिटिशियन है, मतलब उसका सरकार चल रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो कहेगा सब अच्छा है, ठीक है। और जो अपोजिशन वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई ये बिजनेस है उनका भी ना, क्योंकि जो रूल कर रहा है ऑलरेडी उसको और रूल करना है, और जो अपोजिशन में उसे रूल में आना है। तो भाई जो रूलिंग पार्टी हो जो कुछ भी करेगा, अपोजिशन हमेशा बोले गलत है, अच्छा है खराब उसको कोई मतलब नहीं, वो बोले गलत है, ठीक है, उसका बिजनेस है भाई, उसको भी रूल करना है। उसी तरह से जो रूलिंग है वो कहेगा मेरा सब अच्छा है। तो इसीलिए इन चक्रों में, मतलब देखिए अगर इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं वो सब अलग है, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके बेसिस पे ना लें, ठीक है, वो बहुत गलत होगा। उसमें से ज़्यादातर को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन फिर भी मतलब अगर पता है फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि सबका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके अनुसार वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान है कि आप खुद का नॉलेज बढ़ाएं ना, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं सुबह सुबह डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ लगभग पूरा, ठीक है, मतलब टॉपिक एटलीस्ट देख लेता हूँ, अगर टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, काम का लग रहा है तो पूरा पढ़ जाऊँगा, नहीं तो टॉपिक देख कर निकल जाऊँगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ जाता हूँ, अभी भी डेली। बहुत ज़्यादा कुछ काम आया, बिजी हूँ तभी मिस करता हूँ, नहीं तो नहीं मिस करता हूँ। ये सालों से मेरा ये रूटीन है, कभी मिस नहीं करता हूँ मैं। उसी तरह से बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, न्यूज़ चैनल कभी कभी थोड़ा बहुत देख लिया, न्यूज़ में क्या आ रहा है, बिजनेस न्यूज़। इसके बाद भी अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए, गूगल है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी भरा पड़ा है, ठीक है। तो दूसरे का सुनकर सिर्फ ना करें, खुद का थोड़ा दिमाग लगाएं, स्टडी करें। पैसा आपका है, बनेगा तो आपका, डूबेगा तो आपका। यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट एवरेज आउट करता है, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वैल्यूएशन हमारा ज़्यादा था, जो कि जैसे जैसे गिरा हुआ अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यही लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि मार्केट वापस आए भाई, ज़्यादा। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, तो ये जब भी वापस आएगा, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो गया है, ठीक है। तो हाँ, एग्जैक्टली कब होगा ये नहीं पता, होपफुली आने वाले कुछ महीनों में हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक। और देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर आपको ना, कल भी मैंने बोला था कि भाई इस सब चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग रहा है, हेडेक होने लग रहा है, रात का नींद उड़ जा रहा है, भाई आपके लिए इक्विटी नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आपका सेफ्टी, आपका हेल्थ कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हैं जहाँ के रिस्क कम है, वहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और फाइनली अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और फैक्टर फंड से दूर रहें। और स्टॉक्स के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, जंक स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें, पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें, ओवर वैल्यूड स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। खुद का रिसर्च करें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, और अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि अंतिम में वही आपकी मदद करेगा, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप सालों तक चाह रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चलाते रहें, सक्सेसफुली चलाते रहें, तो आप खुद ही सबसे ज़्यादा खुद का हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना ही होगा, तो उस पर डेली काम करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।